तो जैसा कि हमारी बात हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट के फॉल में मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा जो कि रिलेटेड होगी स्मॉल कैप से, मिड कैप से एंड लार्ज कैप से। तो मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं प्राइवेट बैंक से एंड यहां पर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप बैंक्स मैंने शामिल करी है। ये 5 नाम है। अब इनका रीजन क्या है, क्वार्टरली नंबर्स बेस्ड भी लिए गए हैं, कुछ परफॉर्मेंस बाइज भी लिए गए हैं एंड राइट प्राइस क्या होगा, क्या कुछ स्टॉक्स में और भी ज्यादा फॉल आ सकती है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर यस, प्राइवेट बैंकिंग में थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स काफी सारे स्टॉक्स के। अब हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आ जाए या अप हो जाए मार्केट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट मैंने आपके सामने ये 5 नाम रखे हैं एंड एक यहां पर जो है साउथ इंडियन बैंक जो कि आपको स्मॉल कैप से बिलोंग करता है, मिड कैप से आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक आपको जो है ऑलमोस्ट लार्ज कैप नियर मिड कैप आपको देखने को मिल जाता है एंड लार्ज कैप जो है वो एचडीएफसी बैंक है। तो अभी आपका सोचना होगा कि तुमने बंधन बैंक और आरबीएल बैंक को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा टूटे हैं। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा का फॉल हो चुका है, निगेटिव रिटर्न्स में निवेशक हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की बेट लगते हैं। कुछ ना कुछ बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। कुछ लोगों को लगता है सारी चीजें पॉजिटिव होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट उसके बारे में बोलते रहते। तो इसीलिए शायद मैंने आपके सामने वो नाम रखे नहीं है, शायद क्या मैंने वो रखे ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं रिस्क ले सकता हूं, तो आरबीएल बैंक का ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड बंधन बैंक का ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो आप चाहे तो उन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा रिस्क फैक्टर उनके साथ बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट यहां पर जो मैंने 5 नाम भी लिए हैं उनमें भी चार्ट के हिसाब से रिस्क फैक्टर है, लेकिन उनमें पता नहीं क्या मतलब चलता रहता है, आई डोंट नो। तो इसीलिए मैंने उनको शामिल नहीं किया, लेकिन आप चाहें अगर रिस्क लेना तो उधर की तरफ देख सकते हैं, बहुत सस्ते हो चुके हैं वो। अच्छा, बैंकिंग में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है? माइक्रो फाइनेंस लोन, जो कि बैंकिंग के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। दूसरा इंटरेस्ट रेट्स और तीसरा डिमांड इन मार्केट। अब मैं आपको बात बताता हूं। चलो माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो टैकल करे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट यहां पर कट हो रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, चलो उससे जो है वो डिमांड में बूस्ट मिलेगा। बट यहां पर बात इतनी सी आ जाती है कि क्या मार्केट में डिमांड आएगी, क्योंकि आपने चलो इंटरेस्ट रेट कट कर दिए, कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट मिल गया, थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस लोन का थोड़ा सा ठीक हो रहा है साहब। लेकिन अगर कंज्यूमर लोन लेने नहीं आएगा, रिटेल लोन लेने नहीं आएगा, तो फिर काम नहीं बनेगा। और उसके लिए करना क्या होगा, यहां पर उनका जेब भरना होगा, सिंपल सी बात है। अब वो चाहे टैक्सेस आप कम करिए या कुछ भी करिए, बट लोगों को यहां पर ना उनकी जेब में पैसा चाहिए है कुछ खरीदने के लिए या कुछ ईएमआईज पे करने के लिए। तभी यहां पर जो एक लोन का एक हम जो कह सकते हैं एक जो बांटने, वो बैंक ज्यादा सही तरीके से कर पाएंगे अपना काम। यानी कि बिजनेसेस जो है बैंक की वो डिपेंड करते हैं डिमांड इन मार्केट के ऊपर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स को कम किया, इनकम टैक्स को कम किया है, यस। तो एक जो जादू की छड़ी है वो चल चुकी है मार्केट के अंदर। बाकी देखते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए इकोनॉमी को एंड यहां पर डिमांड पिकअप शायद कर सकती है Q1 के अराउंड। Q1 के अराउंड जो आने वाले टाइम में, अभी Q4 आने के लिए है, Q1 से शायद सारी चीजें बेहतर होती हुई देखने को मिलेंगी धीरे धीरे। तो मैं पहला नाम रखूंगा इंडसइंड बैंक का, क्योंकि आफ्टर ऑल हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा फॉल है, इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया। अच्छा, कोविड के टाइम ये 250 रुपए का लो हिट कर चुका था, वहां से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वो हाइस को क्रॉस नहीं कर पाया जो कि मोस्टली बैंक्स क्रॉस करे हैं अपने कोविड के टाइम के बाद। जो उससे पहले अगर जो हाइज लगे हुए थे, इस कंपनी का जो स्टॉक है उसका हाई था ऑलमोस्ट 2,000 रुपए के अराउंड, 2,000 रुपये के अराउंड यहाँ पर जो है हाई था एंड अभी तक वो हाई कटा नहीं है, 1,600 के अराउंड गया। इन्होंने यहाँ पर एक भारत फाइनेंशियल नाम का जो एनबीएफसी है उसको एक्वायर किया था, मर्ज किया था एंड उससे माइक्रो फाइनेंस लोन में प्रॉब्लम हुई। अब इनका माइक्रो फाइनेंस लोन का जो पूरे लोन बुक का हिसाब से अगर आप देखें परसेंटेज वाइज तो 9% है एंड आज की डेट में ये अपने माइक्रो फाइनेंस लोन को बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी दिक्कतों से दूर निकलने की तैयारी है, लेकिन ये स्टॉक काफी चीपर वैल्यू में मिल रहा है। आज की डेट के हिसाब से देखें तो 1.16 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर है
और अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स तो बिगड़े हैं 2 क्वार्टर से बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग इतनी करनी पड़ रही है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड उसी लिए यहाँ पर जो है ना आपको प्रोविजनिंग भी करते हुए देखने को मिल रही है ताकि एनपीए इतना ज़्यादा ना बढ़े। बट क्वार्टरली यहाँ पर देखें 3 क्वार्टर से लगातार एनपीए बढ़ रहे हैं, तो अनुमान यही है कि कहीं ना कहीं ये Q1 से सब कुछ सुधरता हुआ दिखे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे करेक्शन हो चुका है, बट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि चार्ट जो कह रहा है, चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1060 1070, उसको तोड़कर यहाँ पे जो है ना ये स्टॉक नीचे चल रहा है। इसका बहुत ही मजबूत बेस जो है ना वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कई महीनों का 800 रुपए पर। तो अगर आप इंडसइंड बैंक की तरफ देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप रुकिए, शायद वो 800 के अराउंड आपको मिले, तब कहीं ना कहीं एंटर करने की एक अच्छी जगह होगी। बट इस समय एंटर करने की जगह ढूंढना भी मत। दूसरा आ जाता है HDFC बैंक। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या कमाई होगी यार, 5 साल से ये परफॉर्म नहीं किया है, इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक, वो परफॉर्म नहीं किया है स्टॉक उसका, और वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आ चुके हैं आफ्टर HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद। तो ये एक रिकॉर्ड रहा है HDFC बैंक का। अब यहां पर समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है बॉस। जैसा कि हमें पता है कि एनपीए सबके राइज हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर ना आप जानते हैं कि लोन बुक जो है ना वो थोड़ा सा सफ़र कर रही है, और आप जानते हैं कि लोगों के पास पैसा शायद कम है, ये डेटा भी आया था। तो EMI चुकाने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बनी हुई है। एंड मार्केट भी, यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, भारी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो डिमांड बहुत स्लो है। इसकी वजह से थोड़े से यहाँ पर ना दिक्कतें आ रही हैं, और वो हर बैंक के अंदर है मोस्टली। कुछ बैंक बचे हुए हैं लेकिन कुछ बैंक सफ़र कर रहे हैं। एंड इनका जो HDFC लिमिटेड के साथ जो मर्जर था उससे ये प्रॉब्लम जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, तो उसको टैकल करने में टाइम लग रहा है। बस इतनी सी बात है। चलो यहाँ पर समाप्त करते हैं, इस बात को समाप्त करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.66 टाइम का है, कभी 4 टाइम का यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता था। यानी कि आज की डेट में HDFC को पीछे कर ICICI बैंक आगे चल रहा है, जबकि यही चीज एक टाइम पर TCS और इन्फोसिस के साथ हुई थी। TCS को बीट कर इन्फोसिस ज्यादा वैल्यू आंकने लगा था, बट आज की डेट में हकीकत ये है कि TCS का जैसे ही वक्त बदला, TCS ने सबको पीछे छोड़कर आज की डेट में देखिए कितना आगे निकल चुका है इन्फोसिस से। वही चीज HDFC बैंक में भी होगा। एक टाइम अभी आने वाला है कि ICICI बैंक थोड़ा सा पीछे होने वाले हैं, HDFC वापस से अपनी उसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो पहले था। ये हकीकत है। एंड आप लीडर्स को पीछे नहीं कर सकते, बहुत अंतर होता है। अभी जो है वो मर्जर के बाद थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आई है, बट उसको जैसी सॉल्व ये टैकल कर लेंगे तुरंत ही यहाँ पर स्पीड अप पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है क्या। एक बात समझ में आ रही है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज कल मैं देख रहा था 1760 और 1723, 1732 पर क्लोजिंग है। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है HDFC बैंक की। अगर यहां से टूटना है तो बुरी तरीके से टूटेगा, और अगर यहां से चलना है तो एक अच्छा खासा रनअप दे जाएगा। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई भी कटे। तो मैं यहां पर एक ही चीज कहूंगा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। यहां पर कुछ भी हो सकता है, बट नजर में रखिएगा HDFC बैंक को। अगर कोई गिरावट आए तो उस गिरावट में बाय करने का देखिएगा। अदरवाइज ये ऐसी जगह है कि HDFC बैंक जैसे MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग सुनता है, पता नहीं वो दौड़ने लगता है, जैसे ही वो काम पूरा होता है एकदम से फटाक से एक कैंडल बनती है, सारा का सारा यहाँ पर गायब हो जाता है। सही मायने में इंडेक्स के स्पेकुलेशन के लिए HDFC बैंक को उतार चढ़ाव में रखा गया था। ये हकीकत है, 2024 में हम देख चुके हैं किस तरीके के यहाँ पर आए। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ 5 साल से परफॉर्म नहीं किया है, पूरा मार्केट जानता है, मैं क्या बताऊँ। 2021 के बाद से एक रेंज में ही घूम रहा है, तो ये एक समस्या वाली बात है। लेट्स सी देखते हैं, बट अगर यहाँ पर चलना होगा तो ये 1800 के ऊपर जाना स्टार्ट होगा। आप उस हिसाब से देखिएगा आपकी स्ट्रेटजी क्या बनती है, तो ये एक समझ में आ रहा है। बट कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रूशियल जगह पर है जो कि काफ़ी खतरनाक है। 1600 का इंपॉर्टेंट काफ़ी होगा लेवल इस स्टॉक के अंदर, जो कि समझ में आ रहा है 6-7-8 महीने का अगर हम देखेंगे 1600 काफ़ी बना हुआ है एक इंपॉर्टेंट लेवल इसके अंदर बेस। अब मिड कैप से यहाँ पर आता है फेडरल बैंक, ठीक है।
तो यहाँ पर मार्केट कैप ऑलमोस्ट फेडरल बैंक का देखने को मिलता है 44,000 करोड़ के अराउंड, ऑलमोस्ट यहाँ पर 44,000 करोड़ के अराउंड। इसका भी चार्ट पैटर्न नेगेटिव है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें पहले मैं चार्ट के ऊपर बात करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़कर नीचे आया है एंड वो इंपॉर्टेंट लेवल था 185, 185 रुपए। यहां से 185, 180 के आसपास सपोर्ट था काफी। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के हिसाब से 180, 185 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया नीचे आगे। अब देखते हैं भाई क्या रहता है, बट अगर यहां से स्लिप होना स्टार्ट किया तो ये कोशिश यही करेगा कि ऑलमोस्ट यहां पर 147 से 140 रुपए तक का यहां पर जो है डाउनसाइड पॉसिबल है। यहां पर अगर आपको मिल जाए ना बाय करने के लिए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पिक साबित हो सकता है, क्योंकि गोल्ड का भी इंपैक्ट जो है वो इनकी तरफ है। गोल्ड लोन ये देते हैं, जिस तरीके से आपको मनोप्रम या मुथूट फाइनेंस देखने को मिल जाती है एनबीएफसीज, ये इनके पास बहुत बड़ा पोर्शन गोल्ड लोन का है। तो ध्यान रखिएगा ये आप भी। तो यहां पर अगर 147, 140 के आसपास मिले तो देखिएगा इसकी तरफ। बाकी बहुत टाइम से एक अंडर वैल्यूड था एंड ये चलता नहीं था, कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया था। मैं तो जानता हूं ऑलमोस्ट मैं 85 रुपए से देख रहा था ऐसे स्टॉक को, लमसम 4-5 साल पहले, ठीक है। तो वो ना अपना परफॉर्म नहीं करता था, अच्छा रिजल्ट आता था, स्टॉक एक ही रेंज में। एक टाइम तो झुंझुनवाला जी परेशान हो गए थे। तो यहां पर देखते हैं पी रेशियो 10.80 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी 15.84 के अगेंस्ट, तो अच्छी जगह पर अपने को मिल रहा है। एंड उससे अच्छी बात यह है कि प्राइस टू बुक वैल्यू 1.30 टाइम पर देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि यहां से स्लिप होना वास्तव में स्टार्ट करता है तो ये 140 से 147 की रेंज में अगर आया ना तो ये आपका प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हल्का देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू चल रहा है 136 रुपए, अराउंड आपको जो है 1.08 1.07 टाइम के अराउंड आपको जो है वो ये स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू उस वक्त देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा पिक साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया में इतना खराब चीजें नहीं होगी जिसकी वजह से मार्केट जो है वो तोड़ा जाए, ये एक बात है। बाकी रही बात एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए की, तो ये हर क्वार्टर में आपका देखने को मिला है अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस है। एनपीए बुरी तरीके से यहाँ पर डाउन आ रहे हैं, बुरी तरीके से इसलिए 0.57% का था नेट एनपीए आपका पिछले क्वार्टर में, और ये दिसंबर वाले क्वार्टर में 0.49 का। तो जहां एनपीए बढ़ रहे हैं लोगों के, वहां इनके कम हो गए हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर ना कोई बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। आपने देखा कि मिड कैप में किस तरीके से मोस्टली जो बैंक्स हैं वो फॉल कर गए, स्मॉल कैप बैंक फॉल कर गए, फेडरल बैंक में वो फॉल देखने को मिला नहीं मिला। इसका रीजन तो यही तो है ना बॉस कि नंबर्स पर थोड़ा सा, एक तो अंडर वैल्यूड था बहुत लंबे टाइम से और ऊपर से नंबर अच्छे आ रहे, तो ये एक अच्छी बात लगी। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखें तो इनलाइन है अभी, तो इसीलिए मुझे ज्यादा बेहतर यही लगेगा कि 140 147 के आसपास मिल जाए, बढ़िया पिक साबित हो सकती है कहीं ना कहीं आगे के लिए। अब फोर्थ बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिड कैप से, तो इस स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 50% तक की गिरावट देखी जा चुकी है ऑल टाइम हाई से। अब ये मैं आपको बताता हूं कि ये जो गिरावट हुई ना, इसको देखकर बाय नहीं करना है, क्योंकि ये गिरावट जो है वो बेमतलब की थी। बेमतलब नहीं, मतलब ये होनी ही थी, तेजी फालतू की हो गई थी। अच्छा उसका रीजन क्या है, ये आपके सामने मैं डिसेंटली कवर कर चुका हूं। ये आपके सामने मार्च अप्रैल 2023 एक्चुअल में अप्रैल 2023 से एक रनअप आया था, ठीक है। यहां पर आपके सामने रनअप आया और ये अप्रैल, ये आपका जो है मार्च क्वार्टर है, 803 करोड़ का नंबर निकल कर आया था प्रॉफिटेबिलिटी का, वही 2023 मार्च। उसके बाद लगातार आपका प्रॉफिट गिर ही है। ये स्टॉक क्या हुआ, उल्टा चला है अप्रैल से, उसी क्वार्टर से आप देखिए लगातार रनअप दिया है, रनअप। तो ये आपके सामने उल्टा हो गया, जहां आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट रही थी वही उल्टा ये स्टॉक परफॉर्म कर गया फालतू का। तो ये जो गिरावट हुई ना 50% की, ये इसको आप छोड़ दीजिए, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी यही लगती है कि बॉस गिरावट हुई, वो एक फालतू का यहाँ पर तेजी हुई थी, उसकी वजह से वो सब कुछ जा चुका है। अब आपको जो प्राइस देखने को मिल रहा है, जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी वहीं पर ये स्टॉक वापस आ चुका है। शायद यहां से एक और करेक्शन हमें देखने को मिले, तो राइट प्राइस जो है ना वो इसके लिए सही रहेगा
45 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाई करने के लिए, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि भाई प्रोविजनिंग अभी करी गई है एंड क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने खराब गए हैं एंड उसकी वजह से ईपीएस जो खराब हुआ है उसकी वजह से पी रेशियो 22.21 के अराउंड है, जो कि अगले कुछ क्वार्टर तक तंग करने वाला है बॉस। 15.84 के अगेंस्ट 22.21 का यहाँ पर जो है ना पी रेशियो देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 51.58 की है, 1.13 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू वो ट्रेड कर रहा है, बट थोड़ी सी हालत खराब है तो कहीं ना कहीं नीचे बाई करने को मिल जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा बेहतर है। एंड जो लोग ऊपरी लेवल पर फंसे हुए हैं वो बॉस अपना एवरेज करने का देखें तो देख लीजिएगा, अगर आपको 45 या थोड़ा सा उससे नीचे मिल जाए तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैंने शॉर्ट में प्रॉब्लम बताई कि क्या थी एंड वो करेक्शन आना था, वो जरूरी था। एंड लास्ट स्मॉल कैप से साउथ इंडियन बैंक मैं ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुका हूं। अच्छा डिस्क्लोजर दूं तो ये मेरे पास है 300 शेयर में होल्ड कर रहा हूं साउथ इंडियन बैंक के ऑलमोस्ट 25 रुपए 72 पैसे से, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं महीना तो हो गया होगा खरीदे, ठीक है। तो यहां पर इसका पी रेशियो चल रहा है 4.99 का, मार्केट कैप है 6000 करोड़ रुपए का, ज्यादा नहीं है। 15.84 के अगेंस्ट 4.99 का यहाँ पर जो है ना पी रेशियो देखने मिला है एंड ये प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 0.64 टाइम पर चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पर चल रही है 37.21 की, बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, बात खत्म। इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आ रही, अंडर वैल्यूड है थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा क्यों लगता है, लगातार डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, नेट एनपीए हर क्वार्टर में घट रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है ना वो स्टॉक के भाव पर रिफ्लेक्ट नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। क्या इसका भी चार्ट पैटर्न खराब है? हाँ थोड़ा सा खराब है। आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत चिपर वैल्यू पर चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। 20 रुपए के आसपास अगर ये मिले तो यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक की तरफ, ज्यादा बेहतर है। क्या अभी का करंट प्राइस खराब है? नहीं खराब नहीं है, लेकिन चार्ट पैटर्न जो बैंकिंग स्टॉक्स के नेगेटिव है शायद वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एंड आप बार बार से मूविंग एवरेजेस से स्लिप हो रहे हैं। और इंपॉर्टेंट लेवल था 25 रुपए, उसको तोड़कर 23 रुपए 80 पैसे पर चल ही रहा है ये स्टॉक। तो बेहतर यही होगा कि एक राइट प्राइस के लिए वेट कर लो जहां पर अच्छा खासा सपोर्ट है। शायद इतने में मार्केट भी अच्छा खासा फॉल अगर करना होगा तो कर जाएगा, ज्यादा कुछ फॉल के लिए बचा नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये बात है, नेट एनपीए घट रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी यहाँ पर डिसेंट बनी हुई है, तो प्रॉब्लम क्वार्टरली नंबर से है ही नहीं, ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। ग्रॉस एनपीए भी लगातार जा ही रहे हैं नीचे, तो ये एक अच्छी बात बनी हुई है। क्वार्टरली नंबर्स बेहतरीन आए, बट हाँ स्टॉक के ऊपर कोई भी चीज ना रिफ्लेक्ट नहीं करी। अच्छा क्या होगा कि अगर आने वाले टाइम में क्वार्टरली नंबर बिगड़ गए तो क्या होगा? फॉल करेगा बॉस, ये ध्यान रखिएगा। आप चीपर वैल्यू पर चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आप खराब प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए ना, तो ये नहीं है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो आप जो है वो आपका यहाँ पर गिरावट नहीं आएगी। नहीं, गिरावट आने को तो आ जाएगी, यही तो डर लगता है स्मॉल थोड़ी सी बैंकों में, ये बात यहाँ पर है। बट अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो डिसेंट रहा है एंड ये स्टॉक 36 रुपए के आसपास था एंड वहां से अभी आपको जो है 23 रुपए देखने मिला है। तो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन पिक बन सकता है पोर्टफोलियो के आगे चलकर। जो भी चुन रहे हो बॉस 5 साल के लिए देखिएगा, क्योंकि हम जो है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एंड ये स्टॉक मार्केट है, बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट है, भाव करेक्ट होते हैं तभी आपको जो है नीचे लेने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, ये बात है। बाकी जो लोग सोच रहे हैं बंधन बैंक और आरबीएल बैंक का, तो वो बहुत रिस्की वाले हैं। आप चाहो तो उन्हें ले सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि अंडर वैल्यूड नहीं, अंडर वैल्यूड है वो थोड़े से, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं, बट वो थोड़े से रिस्की में आते हैं, इसलिए मैंने उनको चुना नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, आपको प्राइसिंग कौन सी बेहतर मिले तो वहाँ पर देखिएगा, अदरवाइज रहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। या होल्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इन 5 बैंकों अगर आप किसी को भी अगर आपके पोर्टफोलियो में आपके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कहीं ना कहीं आपके लिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये रहे 5 प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक। अब हम बात करेंगे 3 पीएसयू बैंकिंग के लिए, लेकिन वो दूसरी वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबी होगी वाकई में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।